जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फिलहाल वांगलिंग 5 एलिमेंटल प्लेनेट पहुंच चुका था और इस समय यहाँ पर हमें एक वुमेन को भी दिखाया जाता है जो कि ये सोच रही थी कि अगर ये 5 वो जो रेस्ट्रिक्शन है उन्हें पार कर गया तो फिर देखते हैं 9 साइकिल्स में ये क्या कर पाता है अब आगे। लेकिन यहाँ पर 2 और लोग थे, तो इनमें से एक ओल्ड मैन था जो कि बोलता है कि क्या हमें ये मैटर एल्डर नाडुओ को बता देना चाहिए, और इसका नाम यिनडोंगशेन था। और आखिरी बंदा भी यही बोलता है, एक मिडिल एज मैन था, कि नहीं यार इस वांगलिंग को हमें प्रोवोक नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी बीच में वो जो मिडिल एज वुमेन थी इन सभी को काट देती कि हमारा गोई सेक्ट ये कब से डरने लगा, चलो ठीक है वांगलिंग फेमस है, ड्रैगन भी है तो क्या ही फर्क पड़ता है। और जो वो ब्लैक रोब्ड ओल्ड मैन था कि पहले भी कहा था कि इसे एंटर करने ही देखते हैं, अगर कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर स्क्रैम कर देंगे। अब यहाँ पर ये बंदा एक मिरर बनाता है जिसमें ये लोग देख रहे थे कि वांगलिंग जो था वो जो 5 रिंग्स थे उसकी तरफ बढ़ चुका था। और इसी समय हमें 9th फ्लोर को दिखाया जाता है जहाँ पर 2 लोग बैठे थे, दोनों ही मिडिल एज मैन थे और 5 कलर का कोई रोब पहना हुआ था। इनमें से एक तो नाडुओ था जिसे वांगलिंग तुरंत ही पहचान जाता, और इस समय ये स्माइल करता है और कहता है कि उस समय ये बंदा बस नास एंड सोल का कल्टीवेटर था जब मैं इससे मिला था। फिलहाल तो अब मैं भी इसका मैच नहीं हूँ, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम उन लोगों के डिसेंडेंट हैं और इस जगह को बस गार्ड कर रहे हैं। अब नाडुओ के सामने जो बंदा बैठा हुआ था वो भी एक मिडिल एज मैन था। वो इसकी बात सुन के हंसता है और कहता है हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारे कोई भी अगर एंसेस्टर यहाँ पर जाग गए तो चीजें रिजॉल्व कर देंगे। और ये भी पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है ये 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को पार कर जाएगा। नाडुओ बोलता है मेरे हिसाब से तो कर जाना चाहिए, लेकिन जो 9 साइकिल्स है उसमें ये 3rd साइकिल के आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि उस फॉर्मेशन को हमारे 9 एंसेस्टर्स ने बनाया। और नाडुओ स्माइल करता है कि हाँ मुझे इस बंदे के बारे में पता भी है, ये वैसे भी स्पिरिट वॉइड के मिड फेज में है। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि फिलहाल ये जो 5 रिंग्स थे उनके बीच में था और इसके एंशिएंट डाओ बॉडी की वजह से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5 एलिमेंट जो अलग अलग थे, मतलब कभी सैंड कभी मेटल, ये चीजें प्रकट होते रहती थी क्योंकि वांगलिंग जानता था ये जो केव वर्ल्ड में है इसमें दूसरा जो वेरिएबल है वो यही लोग है। पहला था ऑलसीर जिसे ये रिजॉल्व कर चुका है। अब वांगलिंग जब आगे बढ़ रहा था तो ये जो 5 एलिमेंट थे ये अचानक से अर्थ एलिमेंट में बदल जाते हैं क्योंकि जब जितना अंदर ये जाता है तो असली जो फर्स्ट फॉर्मेशन था वो अब स्टार्ट होता है जो कि पहला था द ग्रेट अर्थ फॉर्मेशन। मानो ये एक अलग दुनिया में आ चुका था जहाँ पर कोई आसमान नहीं था, मतलब पूरी दुनिया ही अर्थ के जैसी थी, मिट्टी वगैरह ही दिखाई दे रहे थे। और यहाँ पर 9 स्पिरिट्स प्रकट होते हैं। वांगलिंग इन्हें देखता है, ये बेसिकली कीचड़ और बालू मिट्टी वगैरह से बने हुए थे और बोलता भी है कि एक नॉर्मल तुम लोग 5 एलिमेंटल स्पिरिट हो, मेरे ध्यान के लायक भी नहीं हो। तो जैसे ही आगे बढ़ते वांगलिंग एक पंच मारता, लेकिन वो जो 4 लोग मिरर में इन चीजों को देख रहे थे वो इसमें से एक हंसता है कि अर्थ फॉर्मेशन को इतना इजीली थोड़ी तोड़ा जा सकता। वांगलिंग ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा है कि पंच मारूंगा और ये खत्म हो जाएगा। और अभी तो ये 2 ही आगे बढ़े, 7 जो स्पिरिट्स है वो पीछे ही है। फिलहाल उस लेडी को दिखाया जाता, मिडिल एज वुमेन थी और मन में कहती है, इसके अंदर काफी नफरत और फिलहाल काफी खुश थी क्योंकि वांगलिंग तुम सेटू नान को जान, तो उसके बदले पनिशमेंट तुम्हें ही लेना पड़ेगा, हार्टलेस इंसान का। क्योंकि फिलहाल ये 2 अर्थ से अर्थ स्पिरिट जो भी वांगलिंग को घेर चुके थे, मतलब पूरी तरह से ये उसमें सील हो गया था, बट अचानक से उसमें से क्रैक्स आने लगते और वांगलिंग फाइनली बाहर आता। इसके हाथ में कुछ मिट्टियां थी। चारों जब देखते वांगलिंग तो उन्हें ऐसा लगता मानो वांगलिंग इन्हीं को देख रहा था। इनके रोंगटे खड़े होने लगते। ये बोलते यार ये हमें थोड़ी ढूंढ सकता है, हम तो फॉर्मेशन के बाहर है। और इसने तो अर्थ स्पिरिट को पकड़ लिया। 10th फ्लोर पे हमें नाडुओ को दिखाया जाता जो कि इन चीजों को देख रहा था। 9th फ्लोर या 10th फ्लोर जो भी होगा, मतलब इन चारों से ऊपर में नाडुओ बैठा था। मिडिल एज मैन जो था नाडुओ के सामने वो भी बोलता कि अगर इसने अर्थ फॉर्मेशन तोड़ा होता तो सही था, लेकिन इसने तो सीधा अर्थ स्पिरिट को पकड़ लिया। नाम इसका सच में सही है, बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन नाडुओ बोलता फर्क नहीं पड़ता, ये तो अभी पहला फॉर्मेशन था, अभी 4 और बचे, उसके बाद 9 साइकिल्स। लेकिन इस समय कोई नोटिस नहीं करता। अचानक से एक ब्लड कलर्ड लाइट ब्रिलियंट व्हाइट में प्रकट होता है और ये काले बालों वाले यंग फिगर में बदल जाता है। और दूर ये कहीं मानो देख रहे और इनके चेहरे पर एक स्माइल था, अच्छा ये वहां पर है, मैं तो अभी इस बच्चे की पर्सनालिटी भी नहीं जानता, चलो देखता हूँ। तो ये जो 5 इंटरसेक्टिंग रिंग्स इनके बीच में जो सीन था काफी ब्लरी था, तब बाहर से आप कुछ नहीं देख सकते। वांगलिंग को दिखाया जाता है जिसके हाथ में वो अर्थ स्पिरिट था जो कि भागना चाहता था और वांगलिंग से मानो डिस्ट्रॉय कर देता, तरह से मसल देता और इसे फिर अपने शोरे स्पेस में रख लेता है क्योंकि इसे थोड़ा सा वो जो अर्थ इसेंस था ऑलसीर ने दिया। वांगलिंग को समझ में आता कि यार ये लोग क्योंकि इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के हैं तो फॉर्मेशन में अर्थ स्पिरिट को डालना, और अगर इसे मैं ऐसे छोड़ देता 10,000 साल तक, पावरफुल अर्थ स्पिरिट बॉडी बन जाती 3rd स्टेप की। चलो फॉर्मेशन के बारे में मुझे कुछ और समझा है। और अगर मुझे क्योंकि वांगलिंग के पास 5 एलिमेंट में से फायर इसेंस ही था, फायर एलिमेंट बाकी मिलेंगे तो इसका कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ेगा। और क्या अगर मैं इन 5 एलिमेंट्स को फ्यूज कर दूं, क्या कोई नया इसेंस बनेगा। तो जब ये आगे बढ़ता तो एक वर्ल्ड ऑफ फायर में प्रकट होता। पूरा यहाँ की जो दुनिया थी आग में चल रही थी। फिलहाल वो जो 4 लोगों का ग्रुप था लोग मिरर में देख रहे थे और काफी चिंतित थे। और इस दौरान वो जो ब्लैक रोब्ड ओल्ड मैन था वो कहता कि यार फायर जो स्पिरिट है यहाँ की बहुत तगड़ी है। तो वांगलिंग को अब मजा आएगा क्योंकि इस बंदे को नहीं पता था कि वांगलिंग के पास फायर इसेंस है। प्रॉब्लम यही था क्योंकि ये लोग 5 एलिमेंटल प्लेनेट पे रहते थे तो बाहर का इन्हें कुछ पता नहीं चलता था। बस नाडुओ जैसे जो पावरफुल लोग थे उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया था। दूसरा वाला भी मतलब वो लेडी सहमत हो जाती कि हाँ अर्थ स्पिरिट तो थोड़ा जेंटल होता है, फायर स्पिरिट ज्यादा फियर्स होता है, अब मजा आएगा। बाकी 2 शांत थे। इस समय जो फायर स्पिरिट्स थे नॉक किलिंग्स बन कुछ ड्रैगन के टाइप और अलग अलग डायरेक्शन से वांगलिंग पर अटैक कर देते हैं
और ये ओल्ड मैन कहता है मैं देखता हूँ इस बार ये रजिस्ट कैसे करता है, इस बार तो पक्का ये इंजर्ड होगा। पर तभी अचानक से ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन बदल, मिडिल एज वुमेन तो चीखने लगती कि इम्पॉसिबल। जो भी यहाँ पर कोई के डिसाइपल्स थे नीचे वाले फ्लोर पे होंगे और देख रहे फायर फॉर्मेशन के अंदर। वांगलिंग एकदम आराम से इन केलिन बीस्ट को देखता है जो कि इससे 100 फीट की दूरी पे रुक जाते। मानो उनकी आंखों में एक वो संदेह आ रहा था, डाउट आ रहा था, और ये खुद मतलब नतमस्तक हो जाते, मतलब वांगलिंग के सामने झुक जाते हैं। आगे बढ़ना ही नहीं था इन्हें, मानो अपने मास्टर से मिल चुके थे। और यह जो फायर वर्ल्ड था पूरा वांगलिंग के इशारों पे नाच रहा। तो किलिंस के अलावा जो भी फायर था 10,000 फीट के जायंट में बदल जाता है जिसने आर्मर पहना था, और ये भी मतलब एक घुटने पे झुक जाता, दूसरा हाथ अपने छाती पे रखता है। ब्लैक रोब्ड ओल्ड मैन हैरान था कि यार फायर स्पिरिट इसके सामने झुक रहा है, ऐसा क्या है। और लेडी को तो और ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि ये सिटुनान से नफरत करती थी और ये जो चीजें देख रही, और क्योंकि वांगलिंग ने कुछ कहा भी नहीं था। चलो अर्थ स्पिरिट के सामने तो इसने थोड़ा सा फाइट भी किया, एक पंच मारा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। नाडुओ का भी एक्सप्रेशन थोड़ा बदलता है, सामने वाला मिडिल एज मैन, दोनों एक दूसरे की तरफ देख, और ये दोनों पहचान जाते हैं कि यार फायर एसेंस ये पीक पर है इस बंदे का फायर एसेंस। अब इसे आप लॉर्ड ऑफ फायर कह सकते हो, नहीं तो फायर स्पिरिट अपना वाला झुकता नहीं। और नाडुओ बोलता है कि यार ये जो भी स्पिरिट्स है उन्हें लेकर जाएगा, तो हम अपने 3 स्पिरिट्स नहीं ऐसा लूज कर सकते, 2 तो इसे मिल चुके हैं। तो दूसरा जो मिडिल एज मैन था नाडुओ के सामने, वो बोलता है कि मैं एंसेस्टर के बैटल आर्मर को सम्मन करता हूँ। तो तुरंत ही 10th फ्लोर से एक ब्लू लाइट प्रकट होती जो कि यहाँ पर एक वाटर ब्लू आर्मर में बदल जाता है। अगला जो फॉर्मेशन जिसमें वांगलिंग एंटर करने वाला वो था वाटर फॉर्मेशन। तो इनका मकसद ये था कि वांगलिंग को ये बाहरी फेंक फॉर्मेशन से ही, और इस आर्मर से कहता है कि मेरी मदद कर ताकि मैं इसे सप्रेस कर पाऊं। मिडिल एज मैन इस आर्मर को पहनता और यहाँ से गायब हो जाता। तो फिलहाल हमें वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि ये जो फायर स्पिरिट था उसके ये कंधे पे खड़ा हो जाता है, और इसके सहारे पर मतलब वो जो 9 केलिन्स थे वो भी रोर मारते हैं। वांगलिंग एक तरफ इशारा करता तुम लोगों को पावर किधर लगाना, और ये इशारा था वो जो टावर था उसकी तरफ। तो जैसे ये रोर मारते जो भी नॉर्मल लेवल के कल्टीवेटर थे वो तो भागने लगते। फिलहाल 9 केलिन्स और ये जायंट इसको फॉलो करते और फायर फॉर्मेशन कोलैप्स कर जाता है। और उसके बाद जो नई दुनिया प्रकट होती है वो मानो बस पानी की दुनिया थी, वाटर फॉर्मेशन। और इस दौरान वाटर के ऊपर एक मिडिल एज मैन प्रकट हो जिसके हाथ में ब्लू कलर का रस्सी, वाटर वाली रस्सी, ब्लू लांस बोल सकते हो। तो यहाँ के लोग अब काफी खुश हो जाते हैं कि हमारे लॉर्ड वाटर जनरल आ चुके हैं, क्लोज डोर कल्टीवेशन में थे। अब इस बंदे को तो भागना ही पड़ेगा। और फिलहाल एक ओल्ड मैन जो था निर्वाणा क्लिंजर पर, वो अपने बाकी साथियों को जो जूनियर्स थे उन्हें बताता कि इस बंदे का नाम वांगलिंग और ये इन्वेडर है, और इसे इसके बारे में पता भी था। जहां भी जाता है वहां पर लाइफ खत्म ही कर देता। ये भी बताता कि मैं बाहर गया तो मुझे पता चला कि वो एक फैमिली थी, इसने उसे खत्म ही कर दिया था। मुझे ये भी पता कि हमारे जो काइंड एल्डर नाडुओ हैं वो भी इससे मिले और उन्होंने इसका मदद भी किया था। इसने तो बोला कि नाडुओ से मिलने आया है हमारे एल्डर से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे कोई सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अब इधर बाहर में क्या चल रहा था वांगलिंग सुन नहीं सकता था। वांगलिंग फायर फॉर्मेशन से बाहर और आगे में वाटर फॉर्मेशन, और अभी भी ये फायर जायंट के ऊपर खड़ा था। अब भाई बात तो सीधा है, आग और पानी एक साथ नहीं रह सकते। किलिन बिस्ट को भी थोड़ा तकलीफ हो रहा सामने में वाटर को देखकर। अब वांगलिंग ऊपर में देख, यानी कि ऊपर में मिडिल एज मैन खड़ा और ये वाटर फॉर्मेशन को यूज कर मतलब 4 पानी के बड़े बड़े कॉलम्स बना और वांगलिंग को सील करने लगा और अपने लान से भी अटैक करता। और ये चीजें बहुत फास्ट होती। किलिन बिस्ट तो दहाड़ मारती लेकिन पानी क्या ही कर सकते थे। और फिलहाल पानी पूरी तरह से वांगलिंग को घेर चुका था। बाहर से अगर कोई कुछ भी देख तो न तो वांगलिंग दिख रहा था न तो वो फायर जायंट दिख रहा, बस ये मिडिल एज्ड मैन दिख रहा और बोलता है कि बस इतने कल्टीवेशन, मैं हूँ वाटर स्पिरिट और इस फॉर्मेशन के अंदर मुझे कोई नहीं हरा सकता। हमारे पास होगा फायर एसेंस बट यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब गोई सेक्ट के जो लोग थे काफी खुश हो जाते कि यार हमारे वाटर जनरल सच में बहुत पावरफुल, एक ही अटैक में इस बंदे को दबा दिया। फिलहाल ये बंदा बोलता कि वांगलिंग बस तुम इंजर्ड हो तो अब तुम जा सकते। लेकिन तभी जो ये समुद्र से पूरा घिरा हुआ एरिया था और वाटर जनरल जहाँ पर खड़ा एक कोल्ड वॉइस इसके पीछे से आती है कि मैं यहाँ पर हूँ। वाटर जनरल पलट के देख, वांगलिंग पानी से बाहर आ चुका, इसका राइट हैंड सीधा वाटर जनरल की तरफ पड़ता और एक ही अटैक में इस बंदे के अंदर के जो भी अंग होते, हड्डियां होती, सब फट फुट जाती। काफी दूर जाके बंदा गिरता, खून की उल्टी करते, इवन इसका आर्मर में भी क्रैक आ जाता। लेकिन फिलहाल जो क्रैक्स में से लाइफ फोर्स आता है उससे वाटर जनरल रिकवर होने लगते। वांगलिंग भी कहता है यार तुम्हारा आर्मर थोड़ा स्ट्रेंज है, तुम तो अभी 3rd स्टेप में नहीं पहुंचे हो, लेकिन इस आर्मर के साथ तुम 3rd स्टेप का पावर दिखा पा रहे हो, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आर्मर तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, तुम इसे कंट्रोल नहीं कर रहे हो। और वांगलिंग का जो रेस्ट्रिक्शन एसेंस, तब इसकी आंखें एकदम वो उसमें लाइंस आने लगती हैं रेड कलर की। उन चीजों की वजह से ये चीजों को देख पाता है, इसे आर्मर का भी सीक्रेट पता चल जाता है। ये सुनकर के वाटर जनरल भी हैरान था। और इस समय ग्रैंड इंपीरियल जुआनलू जो कि बाहर खड़े थे वो चीजों को एकदम आराम से देख रहे थे। जब ये चीजों को सुनते तो काफी खुश होते हैं, मतलब वांगलिंग के शब्दों को सुनकर, और कहते हैं अच्छा तो इस बच्चे का नाम वांगलिंग है, बहुत सही बहुत सही। और बोलते भी कि हाँ ये गोई सेक्ट का आर्मर, मतलब मन में बोलते हैं बहुत फेमस है इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर भी। लेकिन इसने एक नजर में पूरे राज देख ली, ये बंदा बेहतरीन है। और ये जो वाटर जनरल का आर्मर था इसके एंसेस्टर्स के द्वारा दिया गया था, और समय के साथ मतलब क्योंकि ये आर्मर को बहुत दिनों से यूज कर रहा है तो अपने ब्लड लाइन के साथ फ्यूज करके अपना बना रहा था। पावर लेवल इसका हेवेंस ब्लाइट के 4th लेवल पे था, लेकिन इस आर्मर को पहनकर ये काफी बढ़ जाता था। और दूसरी चीज को जो हैरान करती है, वांगलिंग ने बस एक नजर देखा और उसको पूरे सीक्रेट्स पता चल गए। अब वाटर जनरल देखता है कि वांगलिंग की आंखों में ब्लडी लाइंस दिखाई दे रही थी, इसके अंदर मानो कुछ नियम हो, शायद इसी की वजह से ये समझ पाया होगा। वांगलिंग इससे कहता है आर्मर निकाल दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
फिलहाल जो वाटर बैरियर की वजह से लोग चीजें नहीं देख पाते कि इनके वाटर जनरल ऐसा जमीन पे पड़े हुए हैं। वाटर जनरल भागने को देखता और वांगलिंग कहता लगता है तुम्हें मरना ही है, बट अब वाटर जनरल को गुस्सा आ रहा था। इसके हाथ में जो वाटर लांस था उसे ये फेंक के मारता, तो जो समुद्र था उसमें बबल्स उठने लगे। ये बोलता भी है मेरे वाटर स्पिरिट बॉडी के थ्रू मैं पूरे पानी का पावर इकट्ठा कर रहा हूँ, और इस समय ये अपने एसेंस ब्लड को यूज करता है और जो पूरा समुद्र था वो वांगलिंग पर चार्ज करने लगता। और ये कोई टेक्निक यूज कर रहा था कि क्लाउड्स ओपन, फॉग स्कैटर, इनफॉर्म्स द सी। तो आसमान में जो बादल थे वो भी बरसने लगते, मतलब पानी की बूंदों में बदल जाते और समुद्र से कनेक्ट होने लगते और एक बड़ा सा पानी का गोला बनता। इससे आप ड्रॉप ऑफ द यूनिवर्स कह सकते। इवन इस पावर को यूज करने की वजह से वाटर जनरल का जो लाइफ फोर्स था, एसेंसेस खत्म होने लगता, मतलब ये बहुत वीक होने लगता। धीरे धीरे जो पानी का बूंद था वो धीरे धीरे छोटा होते जाता है, बट प्रेशर बढ़ते जाता है। लेकिन जो पावर था ये आराम से कई प्लैनेट्स को खत्म कर सकता। इसके अंदर वाटर एसेंस का पावर था और वांगलिंग इसके बीच में, बट ये एक्साइटेड था यार ये तो वाटर एसेंस है। ये चाहता था इस जगह से आराम से निकल जाता, लेकिन अब इसे इस वाटर एसेंस को भी चाहिए था। वो फोर्स जो इसके सामने ही चेंज हो रहा, मतलब वाटर एसेंसेस में चेंजेस आ रहे हैं, ये उसे समझ लेगा तो इस एसेंस को समझ लेगा और इसके पास फिर 8वां एसेंस भी आ जाएगा। मतलब मानो इस कठिन परिस्थिति में भी वांगलिंग को किसी ने एक गिफ्ट दे दिया था। टैलेंट अच्छा नहीं था, बट समझ जो इसकी थी बहुत स्ट्रांग थी, विजडम बहुत तगड़ा था। तो वांगलिंग देखता जो चेंजेस आ रहे थे वाटर एसेंस में और इसे क्लूज मिलने लगा और उसके हिसाब से हैंड सील्स बना रहा, देख रहा था कि जो वाटर जनरल वो कैसे कैसे हैंड सील्स बना रहा है। और वो बोलता भी है कि तुम्हारा कल्टीवेशन अगर हेवन डिफाइंग भी है तो इस ड्रॉप ऑफ यूनिवर्स के सामने तुम मारे जाओगे, मैं तुम्हें इस वाटर ड्रॉप से रिफाइन कर दूंगा। वांगलिंग को तो अच्छा लग रहा था, वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, बस वाटर एसेंस में चेंजेस को देख रहा और समझ रहा था। पानी की बूंद जो कि पहले काफी बड़ी थी प्लेनेट के हिसाब से थी, वो अब छोटी होती जा रही थी। और नाडुओ इस समय वाटर जनरल चिल्लाता कि नाडुओ मेरी मदद करो। अचानक से यहाँ पर स्पेस में एक वर्टेक्स बनता और एक मेटल आता है, ये 5 एलिमेंट्स में से एक है। ये मेटल वाटर था, मतलब गला हुआ मेटल वाटर फॉर्म में। किसी को नहीं पता था मतलब मेटल वाटर बनता कैसे, पता था कि हाँ ये भी होता है। एंशिएंट सेजेस ऐसा कहते हैं मेटल भी पानी को बर्थ दे सकता है। तो जैसे मेटल एलिमेंट यहाँ पर आता, वांगलिंग के आसपास जो ये वाटर था वो और छोटा होने लगा और वाटर जनरल चिल्लाता है कि वांगलिंग अब तो तुम मरे। और इस समय ग्रैंड इंपीरियन जुआन मिस्टीरियस आंखों के साथ देख रहे थे जो चीजें हो रही। ये सोच रहे थे कि हंसू या रो, और वो सोच रहे थे रिफाइन थोड़ी कर रहा है उस बंदे को, वांगलिंग को। ये तो उसकी मदद कर रहा है वाटर एसेंस को समझने में। और ये भी हैरान थे जो बच्चा है वांगलिंग की ब्लड लाइन एंशिएंट डाउ ब्लड लाइन है, उसके पास स्पेल्स सेलेस्टियल के है जो कि बहुत रेयर चीज होता है। एक दो नहीं भाई, इसके पास 7 एसेंसेस है जो कि और खतरनाक चीज। आंखों में रेस्ट्रिक्शन एसेंस ब्लड लाइंस को देखकर तो ये समझ ही जाते, और इन्होंने कभी किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा था, न तो एंशिएंट न तो सेलेस्टियल। एक बड़ी चीज की इसके पास डुओ कल्टीवेशन, एंशिएंट और सेलेस्टियल्स। तो फिलहाल यहाँ पर वाटर जनरल एक्साइटेड था और हमें 10th फ्लोर पर नाडुओ को दिखाया जाता है जिसने अभी मेटल एलिमेंट भेजा, और ये भी स्माइल कर रहा था। इससे भी लग रहा था कि यार वांगलिंग इस वाटर एसेंस यानी बॉल ऑफ वाटर से तो नहीं बच सकता, क्योंकि वाटर एसेंस ये आर्मर बना रहा था, मतलब इनके एंसेस्टर्स का पावर था। और ये सोचता भी कि यार वांगलिंग तुम्हारे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फालतू में तुम चीजों को खराब कर रहे हो और तुम यहाँ पर किसी पर्पज से आए हो। मुझे पता है कि ये वर्ल्ड में बहुत सारे लोग 3rd सोल को ढूंढ रहे हैं और शायद तुम भी उसी के लिए आए होगे। तो जो ब्लैक रोब्ड ओल्ड मैन था 9th फ्लोर पे या 8th फ्लोर पे, ये काफी खुश था कि अब आएगा इसे मजा। मिडिल एज वुमेन भी काफी हैप्पी थी और कहती भी कि ये मर जाएगा उसके बाद सेटो को और दुख होगा, उतना मुझे ज्यादा अच्छा लगे। और ये बोलती है उसके बाद सेटो को तो मैं खुद मारूंगी या किसी की सहायता से, जो भी। तो फिलहाल सभी लोग काफी खुश थे, यहाँ के जो भी डिसाइपल्स थे। वाटर जनरल को लगता है ये प्रोसेस जो थोड़ा स्लो हो रहा है, मतलब सिकुड़ने में टाइम लग रहा है, उसकी स्पीड को और बढ़ा देता है। वांगलिंग जो वाटर एसेंसेस में चेंजेस हो रहे थे उन्हें लगातार समझ रहा, लेकिन इसे थोड़े डाउट्स भी आ रहे थे। वाटर में जो चेंजेस हो रहे थे धीरे धीरे स्लो होते जा रहे हैं। इसे वांगलिंग को भी लगता है कि देखो वाटर एसेंस खुद से तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा। तभी उधर से जनरल फिर से अपने ब्लड को यूज करता, तो वाटर एसेंस में फिर से चेंजेस होने लगते। तो वांगलिंग हंसता है और उससे ज्यादा तब ये खुश होता है। वाटर जनरल बोलता है कि नाडुओ और जितने भी गोई सेक्ट के डिसाइपल्स हो अपने डिवाइन सेंस भेजो इस फॉर्मेशन में, ताकि मैं 3 सांस के अंदर इसको 1 ड्रॉप में रिफाइन कर दूं। नाडुओ भी अपना डिवाइन सेंस भेजता और बाकी जितने भी लोग थे। तो डिवाइन सेंसेस इस वाटर की बूंद को घेर लेते और अपने डिवाइन सेंस के प्रेशर से पानी की बूंद को और छोटा करने लगा। तेजी से कंडेंस हो रहा था, धीरे धीरे 30,000 फीट का हो चुका था और वांगलिंग इसके अंदर था। और वांगलिंग कहता मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। वांगलिंग जो भी चेंजेस हो रहे थे उस हिसाब से अपने सील बना रहा था, हैंड साइंस बना रहा था। धीरे धीरे पानी का बूंद छोटे होते होते 30,000 से 20,000, 10,000, 5,000 और फाइनली 2,000 फीट तक पहुंच जाता, और भी छोटा हो रहा था। लेफ्ट हैंड से चीजें कॉपी कर रहा, राइट हैंड वॉइड में घूम रहा, और इस समय वॉइड मतलब स्पेस में। तो ऑलसीर ने जो इसे वाटर ड्रॉप दिया था क्रिस्टल, ये उसे बाहर निकालता और फिर बोलता है मुझे समझ में आ चुका है। मुंडी को ऊपर उठाता है, तो जो इसके राइट हैंड में वाटर एसेंस वो चमकता, रोटेट करने लगता, घूमने लगता है, क्रिस्टल शाइन कर रहा। ये बोलता है वाटर एसेंस 380 मिलियन चेंजेस टू कंडेंस। इतने बार उसमें चेंजेस आएंगे तो फिर वो एक छोटे ड्रॉप में या कंडेंस हो जाएगा। और जैसे ये बोलता है जो 2000 फुट का बॉल ऑफ वाटर बन चुका था वो ट्रैम्बल करता, ऐसा लग रहा था कोलैप्स कर जाएगा। उसमें से वाटर एसेंस का ऑरा निकलता है। इधर बाहर में नाडुओ और बाकी लोग अपना डिवाइन सेंस का फुल पावर यूज करते आखिरी बार, ताकि इसे और छोटा कर सके। लेकिन ये लोग चौंक जाते जैसे इन लोग का डिवाइन सेंस बढ़ रहा था आखिरी बार। तभी ये जो पानी का बूंद था इनके बिना उस पावर के अपने आप सिकुड़ने लगा, तो इन्हें समझ में नहीं आता
अब ये पानी का पुन 2000 फीट से 500 फीट का हो जाता, फिर 50 फीट का हो जाता, और सभी को चेहरा दिख रहा था वांगलिंग का, जो कि बहुत एक्साइटेड था। तो इनकी और फटती है, और ये 50 फीट का जो वाटर बॉल क्रिस्टल में बदलने लगता, वांगलिंग के हाथों में आ जाता, फिर गायब हो जाता है, और वांगलिंग के चेहरे पर स्माइल, और सभी को ये झुक के प्रणाम करता है और बोलता है अभी आप लोगों ने मुझे बहुत फेवर किया आज। और फिर परमिशन के अंदर जितने भी लोगों का डिवाइन सेंस सब उससे बाहर फेंक देते, यहाँ पर बस वांगलिंग और वाटर जनरल बसते। वाटर जनरल खून के उल्टे करते। फिलहाल जिनका भी डिवाइन सेंस आया था वो तो वापस लौट गए, तो वो लोग डर चुके थे। नाडुओ का चेहरा देखने लायक था। ये सोचता है कि यार इस बंदे ने अर्थ स्पिरिट को ले लिया, फायर स्पिरिट को झुका दिया, और अब तो इसने वाटर एसेंस को भी ले लिया। ये बंदा ऐसा कैसे कर सकता? अब इन्हें डाउट आता, मतलब समझ में आता, लग रहा है शायद ये वाटर एसेंस को कॉम्प्रीहेंड कर रहा था। ऐसे टाइम में अब वो जो ओल्ड मैन था ब्लैक रो, जो लेडी थी, इनका तो चेहरा मतलब अलग ही डर से भरा हुआ था। फिलहाल वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता, वाटर जनरल की तरफ ये देखता भी, आंखें बंद करता है और इस ड्रॉप ऑफ यूनिवर्स को फील करता है, 8वें सेंस को। लेकिन ये कंप्लीट नहीं था। जैसे देखो वांगलिंग का जो फायर एसेंस था उसे पूरा होने में बहुत टाइम लगा था, सेम इसको भी टाइम लगेगा अब, क्योंकि ये कॉर्पोरियल एसेंस है। मतलब आप जैसे देख सकते हो इथेरियल में कर्मा वगैरह आता है, तो इथेरियल को आप समझ लिए तो कंप्लीट हो जाएगा, समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये जो कॉर्पोरियल एसेंसेस इन्हें कंप्लीट करना थोड़ा इजी होता है। तो फिलहाल जो वाटर एसेंस था उसका एक बीज बन चुका था, सीड बन चुका था, और धीरे धीरे फिर वांगलिंग इसे कंप्लीट कर ले। लाइक ये भी टफ होता है। जैसे इसको जब थंडर सीड बनाना था तो पहले इसने एंशिएंट थंडर ड्रैगन को डिवोर किया था, फिर स्कैटर थंडर क्लैन गया था, उसके बाद भी सीड अपीयर नहीं हुआ था। फायर एसेंस का भी सेम था। वर्मिलियन बर्ड जब इसने 3 या 4 बार जगाए थे आई गेस, उसके बाद जाकर के उसका सीड बना था। अब ऐसा समझ सकते हो कि ये जो ड्रॉप ऑफ यूनिवर्स एंशिएंट थंडर ड्रैगन जैसा है, इनिशियल लेवल पे है। लेकिन इससे तो सीड बन गया वाटर सीड, लेकिन अर्थ स्पिरिट के साथ अभी ऐसा नहीं हुआ। जैसे कोई बंदा अर्थ आर्मर के साथ आ जाए तो शायद वांगलिंग उसे कॉम्प्रीहेंड करके अर्थ सीड बना पाए, यानी कि अर्थ का इसेंस लेवल में एक लेवल पे ऊपर जा पाए। वाटर के अंदर एक वाइटलिटी होता है, तो वांगलिंग उसे फील करता है और फिर आंखें खोलता है। वाटर जनरल अब पीछे भागना शुरू करता है, लेकिन वांगलिंग इसे ऐसे कैसे मतलब मार तो नहीं सकता है, स्पेस में इसका हाथ और फिर ये वाटर जनरल को पकड़ लेता। वांगलिंग अपने इंडेक्स फिंगर को आगे बढ़ा वाटर जनरल के थर्ड आई की तरफ। सभी वाटर जनरल काफी पेन में लग रहा था, सूखा हुआ लैंप है। बहुत सारा लाइफ फोर्स सोल ने यूज किया था आर्मर के साथ, आर्मर के पावर की वजह से इसका थोड़ा पावर और वीक हो गया। आर्मर ने इसके लाइफ फोर्स को भी खींच लिया, तो वांगलिंग का पावरफुल फोर्स इसकी बॉडी में एंटर करता। फिलहाल आर्मर वाटर जनरल को ये अलग कर देता, बोलता है क्योंकि तुमने मुझे वाटर सीड, मैं तुम्हें मारूंगा, यही मेरा सिद्धांत है, मैंने तुम्हें एक बार बचा भी थी। आर्मर को ये इसकी बॉडी में क्योंकि चिपक चुका था तो इसे अलग कर दे, और देखता है कि आर्मर टुकड़े टुकड़े में था बट एक ब्लड कनेक्शन था उनके बीच, एक लॉ था। लेकिन फिलहाल वाटर जनरल क्योंकि ये आर्मर से अलग हो जाए तो बहुत पेन में, और इसे इतना समझ में आ रहा था लेकिन वांगलिंग इसे बचा रहा है, टॉर्चर नहीं कर रहा है, ये आर्मर नहीं निकाल, तो वाटर जनरल का मरना पक्का था। पूरे लाइफ फोर्स को वो शक कर जाता। वांगलिंग देख रहा था और इसका एक्सप्रेशन सीरियस था। वो जो रेड लाइंस दिख रही थी फ्रैगमेंट के बीच में, वही उसे टॉर्चर कर रही थी। वांगलिंग ब्लडी स्वॉर्ड निकाल रेड लाइंस को काट देता है, आर्मर पूरी तरह से अलग हो जाता है। वांगलिंग अब वाटर जनरल से कहता है तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। वाटर जनरल कुछ कहना चाहता था बट कह नहीं पाता, इतना ज्यादा थक चुका था। वांगलिंग को गुस्सा तो आता ही है। फिलहाल ये आगे बढ़ता, वाटर फॉर्मेशन को कोलैप्स करवा दे, और ये अपना हाथ आगे बढ़ा आर्मर को लेने के समय एक पावरफुल प्रेशर रिलीज होता है। सूखा हुआ मानो हाथ वर्टेक्स से प्रकट होता है। वांगलिंग से कहता है कि यहाँ से निकलो, ये ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम ले सको। बट वांगलिंग भाई चौकन्ना ही रहता है अपने टॉप स्पीड पर। तो एसेंसेस इसके मर्ज चुके, पावर लेवल इसका स्पिरिट वॉइड के लेट फेज में वो रिलीज होता है। एंशिएंट डाउ ब्लड लाइन तो एक्टिवेटेड ही था। वांगलिंग अचानक से गायब हो, जैसे वर्टेक्स खुलता वो हाथ निकल रहा, स्पीड 10 गुना ज्यादा थी। सीधा अपने पैर से उस हाथ को प्रेस कर दे, जो हाथ निकल रहा था वो अपना डायरेक्शन बदलने लगा। हाथ को भी नहीं लगा था ये बंदा इतना विशियस होगा, इतना फास्ट होगा। और फिलहाल हमें हड्डियां टूटने की आवाज आती, फूल चुका था, चारों तरफ खून फैल जाता है। वांगलिंग खड़ा था और बोलता तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने से वो चीज चुरा लो, या तुम्हें जीना नहीं है। और फिलहाल ये जो वाटर ब्लू आर्मर था वांगलिंग उसे ले लेता। ऐसा लग रहा था मानो एक जनरेशन का ये मास्टर हो, वैसे और इसकी बॉडी से रिलीज हो रही, बंदे की फट जाती। मतलब वो जो ओल्ड मैन जो अचानक से वर्टेक्स से प्रकट हुआ, इसके ऑरा को फिल करके बोलता है तुम एंशिएंट कंट्री के कल्टीवेटर हो, तुम एंशिएंट क्लैन के मेंबर हो। ग्रैंड इंपीरियल जुआनलू जो को तो बाहर से देख ही रहे, चेहरे पर एक वो प्राउड स्माइल आता है कि हाँ ये बच्चा हमारे एंशिएंट डाओ क्लैन का है। यही तरीका होता है डील करने का भाई, मौका ही नहीं देने का। अगर इसने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे भी बुरा लगता। ये कुछ हमारे क्लैन के जैसा ही, हमारे क्लैन का यही टेम्पर होता है। मैं रहता तो सीधा हाथ को फाड़ ही देता। और फिलहाल जुआनलू वो सोचते हैं गोइज सेक्ट वाले, मतलब ये जो सेलेस्टियल्स है यहाँ पर आए, ये लोग भी थोड़े इंटरेस्टिंग है। तो फिलहाल वांगलिंग ये जो वाटर आर्मर था उसे भी रख लेता है, और जो वर्टेक्स खोला था उसकी तरफ देख, इसका हाथ आगे बढ़ता है। वर्टेक्स से गोल्डन लाइट आता है जो कि वांगलिंग के राइट हैंड से टकराता। वांगलिंग को 3 कदम पीछे हटना पड़ता, बट इसका एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता, और ये जो वर्टेक्स था ये कोलैप्स कर जाता है इन पावर्स की वजह। फिलहाल हमें 5 एलिमेंटल प्लेनेट पर 9th फ्लोर पर एक गोल्डन लाइट चमकते हुए दिखाई जाता है, जहाँ पर एक ओल्ड मैन बैठे गोल्डन शर्ट पहन। यहाँ पर ये खून की उल्टी करते, इनका राइट हैंड मतलब एकदम खतरनाक हो चुका, फूला हुआ था। ये सोचते यार ये बंदा एंशिएंट क्लैन का, ये येमो का डिसेंडेंट तो मुझे नहीं लगता, येमो का डिसेंडेंट इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकता। क्या पता ये बंदा केव वर्ल्ड का है ही नहीं, ये मॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट आया, मतलब हमारे गोइज सेक्ट के अलावा भी कोई यहाँ पर आ चुका है। फिलहाल ये काफी पेन में और खुद सोचता है कि यार ये बंदा अगर मेरे पास आर्मर नहीं होती पूरी बॉडी एक्सप्लोड कर जाता। फिलहाल ये बोलता है कि नाडुओ आओ मुझसे मिलो। इसकी आवाज सुन करके मतलब जो भी लोग थे वो हैरान थे। नाडुओ जाता है यहाँ से, मतलब फ्लोर का थोड़ा कंफ्यूजन है, मे बी नाडुओ इसके नीचे वाले फ्लोर पे होगा, और इनको एंसेस्टर कह के ग्रीट करता है, 9th एंसेस्टर बोल के। अब इनसे
पूछता है ये एंसेस्टर नाडुओ से कि ये बंदा है कौन और तुमने इसे अपना दुश्मन कैसे बना लिया। नाडुओ देखता है ओल्ड मैन के हाथ को तो इसे समझ में आता है, पता था एंसेस्टर ने वहां पर पावर लगाया था। हुआ क्या था इसे भी नहीं दिखा था। इधर वांगलिंग के आगे में एक नई दुनिया प्रकट होती है, यहाँ पर हवा का झोंका चल रहा था वगैरह दिख रहे थे। ये था वुड फॉर्मेशन। वांगलिंग का यहाँ पर आने का मकसद कुछ और था, इसे चीजें काफी अच्छी मिल रही थी। इसे आगे बढ़ता तो जंगल के पेड़ जो थे वो हिलने लगते, तीओ से एक मिस्टीरियस फोर्स निकल रहा था। अब वांगलिंग यहाँ पर अपना टेक्निक यूज करता है हेवन रिपिंग और मानो दुनिया को यहाँ के आधे भागों में ये बांट देता है और पत्तियों के बीच में जो कनेक्शन हो ये देख पा रहा था। ये वांगलिंग के राइट हैंड का पावर और ऐसा लग रहा था जो पत्तियां थी वांगलिंग पर लगातार अटैक कर रही थी। जब वांगलिंग फिर से आगे बढ़ा पत्तियां जिनका लाइफ फोर्स खत्म हो चुका वो फिर से मूव कर हर एक पेड़ मानो एक चेहरा बना रहा। वांगलिंग बोलता है कि या तो सरेंडर करो या तो फिर खत्म हो जाओ। जो भी पेड़ थे मतलब इंसानों की तरह इनके चेहरे दिख रहे हैं, इनके थर्ड आई पर चमक रहे रिन क्रिस्टल के समान, क्योंकि वांगलिंग पर बढ़ते हैं। वांगलिंग इस क्रिस्टल को उठा ले, पेड़ अपने अपने जगह पे चले जाते हैं और फिर वुड फॉर्मेशन कोलैप्स कर जाता। आखिरी फॉर्मेशन बचा था मेटल फॉर्मेशन। यहाँ पर आसमान नहीं था, मतलब सन भी नहीं, बस पूरा तलवारों जैसे मेटल्स के चीजें बने हुए दिख रहे थे। रिदम सुनाई दे रहा था, स्वर्ड वाला हाइम बोल सकते हो। इसमें बहुत सारे तलवार एक रिदम के साथ वांगलिंग पर चार्ज कर, ये लाखों की संख्या में थे। उधर नाडुओ पूरी चीजें नाइन्थ एंसेस्टर को बता चुका था। उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यार ये बंदा इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट का नहीं है, कुछ बोलने ही वाले। और तभी टावर के बाहर देखते एक्सप्रेशन किलिंग इंटेंट के साथ भरा हुआ और ये बोलते यार इस बंदे ने मेटल फॉर्मेशन को भी तोड़ चुका है, अब ये 9 साइकिल्स की तरफ पड़ रहा है। नाडुओ भी सोचता है, संकोच करता है कि एंसेस्टर कि क्या हमारा 9 साइकिल हार्ट विल फॉर्मेशन इस बंदे को रोक पाएगा। अब एंसेस्टर बताते हैं कि हालांकि यहाँ पर जो हमारी ये सेट का फॉर्मेशन है इसका 40% ही पावर यूज होता है, लेकिन जिसका हार्ट जितना ज्यादा धड़के उसके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप जितना काम रहोगे तभी निकल पाओ। तो एंसेस्टर बोलते हैं इसका हार्ट मूव करता है या नहीं उस चीजों पर डिपेंड करे। इनके शब्द काफी मिस्टीरियस थे, नाडुओ को समझ में नहीं आता। अब वांगलिंग एलिमेंटल प्लेनेट को देख सकता था, इससे ज्यादा दूर नहीं था क्योंकि बाहर में ही फॉर्मेशन होते हैं। ऐसा लग रहा था बस एक कदम लेगा और इस प्लेनेट पर पहुंच जाएगा। और वांगलिंग के पीछे में वो 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन था जो कि अब खत्म हो रहा था। ये जैसे एक कदम आगे बढ़ाता तभी रुक जाता, आंखों में चमक फील होता है कि प्लेनेट थोड़ा सा आगे भी या पीछे हुआ है, रोटेट कर रहा है। जैसे प्लेनेट रोटेट करता है वो जो ओल्ड मैन एंसेस्टर उनके चेहरे पर स्माइल आता है। ये बोलते हैं कि 9 साइकिल हार्ट विल इमॉर्टल कॉन्टिनेंट पे भी बहुत कम लोग हैं जो इसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मेशन का जो मेन फोकस है वो हार्ट है, जो जैसा कि मैं बता चुका हूं। जितना आप बेचैन रहोगे इसको तोड़ना और मुश्किल हो। फिर ये नाडुओ से बोलते हैं कि तुम ये बोल रहे थे ना बंदा बहुत कनिंग है, बहुत इंटेलिजेंट, इतने साल हो गए मरा भी नहीं और इसका कल्टीवेशन बढ़ते जा रहा है, तो मतलब इसने बहुत सारे लाइफ और डेथ सिचुएशंस देखे होंगे। माइंड एक डीमन के समान हो। बंदा जितना स्मार्ट होगा फॉर्मेशन को तोड़ना उसके लिए उतना मुश्किल होगा। तो अभी फर्स्ट साइकिल है, इतना आगे बढ़ेगा 9 साइकिल से क्योंकि तो ये उतना मुश्किल हो जाए, यहाँ पर हमेशा के लिए ट्रैप हो जाए जब तक इसका मेंटल एनर्जी खत्म ही ना हो जाए और ये मर ना जाए। ये सुनकर के नाडुओ स्माइल करते हैं अब तो ये बंदा नहीं भाग सकता। तो देखो अगर कोई भी बंदा इंटेलिजेंट है ना तो दिमाग ज्यादा लगाएगा तो स्टेबल तो होगा नहीं माइंड फॉर्मेशन तोड़ने के समय। ये लोग यही सोचते हैं, ऐसा होता भी है। उधर ग्रैंड एम्पेरियन जुआनलुओ को दिखाया जाता है जो कि चीजें देख रहे थे कि ये फॉर्मेशन एवरेज है, यहाँ पर जो इसे समझता नहीं उसे तोड़ना मुश्किल होगा। इनके हिसाब से भी लगता है कि शायद वांगलिंग ना तोड़ पाए, फिर भी बोलते हैं मैं थोड़ी देर देखूंगा, अगर वो ट्रैप हो ही गया तो मैं उसे बचा लूंगा। इनकी आंखों में एक उम्मीद भी था, तोड़ दे फिर मजा आ जाएगा। सोचते हैं यार मैं कुछ ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर इनका वो जो जनरेशन एम्परर यीशु या जो भी नाम है वो भी आ जाए तो शायद ना तोड़ पाए। फॉर्मेशन का आपको ज्ञान नहीं है इस वाले का। तो वांगलिंग थोड़ा पेन फील करता है आंखों में, लगता है इसका मेंटल एनर्जी खत्म हो रहा है। आंखें बंद करता है फिर भी देखता है कि प्लेनेट रोटेट कर रहा है। ये भी सोचता है यार ये कैसा फॉर्मेशन है। धीरे धीरे 9 सांसें निकल जाती, 10वीं सांस प्लेनेट का स्पीड और बढ़ जाता है। तो वांगलिंग को ऐसा लगता है इसे चक्कर आ रहा है, इसका मेंटल एनर्जी और तेजी से खत्म होने लगता है। ऐसा आज तक इसने कभी फील नहीं किया, समझ में नहीं आ रहा था चल क्या रहा है, किस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन है। वांगलिंग को आता है गुस्सा, ये बढ़ता है आगे, प्लेनेट तो थोड़ा ही आगे ना, चलो ठीक है तेजी से घूम रहा है तो क्या हुआ मैं इंटर कर जाऊं। बट जब ये अपने कदम आगे बढ़ाता है बहुत तेजी से, लगता है ये बस थोड़ा आगे बढ़ा है, दूरी अभी भी प्लेनेट और उसका उतना ही है। लग रहा था ये जितना आगे गया उतना ही आगे वो प्लेनेट बढ़ गया। फिर से वो 9 सांसें बीत जाती है, तीसरा साइकिल शुरू हो चुका था तो प्लेनेट और फास्ट हो जाता है। ऐसा लग रहा था वांगलिंग देख नहीं पा रहा है, इसके हार्ट में भी इरिटेशन हो रहा था और ये इमोशंस को सप्रेस नहीं कर पा रहा था। रोटेशन फास्ट होते जाता, इसे लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है, पीछे भी हटता तो प्लेनेट इसकी तरफ आने लगता उतना ही दूरी से। 5वां साइकिल स्टार्ट हो चुका, रोटेशन वांगलिंग का पीक पर था, प्लेनेट के जैसा दिख ही नहीं रहा था, लग रहा था कि क्या घूम रहा है भाई बस। अब वांगलिंग को लगता है मतलब पूरी दुनिया ही घूम रही है। अब वांगलिंग का मैडनेस बढ़ रहा था, जैसे मैडनेस बढ़ता है स्पीड ऐसा लगता है और बढ़ चुकी है। 9th फ्लोर पर जो एंसेस्टर बैठे थे गोल्डन रोब वो हंस रहे थे, काफी खुश थे, मजा आ रहा था। 5वां साइकिल आ चुका है, ये निकल भी नहीं पाया, ये और फंसते जा रहा है। अगर मैं भी जाऊं ना तो 5वें साइकिल के बाद शायद बाहर ना आ पाऊं। अब ये इसका लाइफ फोर्स खत्म हो जाएगा और ये बंदा खत्म है। अब आया ना इसे मजा, ज्यादा ही एरोगेंट बन रहा था। नाडुओ भी अपना स्माइल कर रहा था। ग्रैंड एम्पीरियर जुआनलुओ देख और थोड़ा सा वो आता ना यार ये बंदा मुझे थोड़ा निराश कर रहा है, लेकिन फिर भी 5 साइकिल तक टिका वो बड़ी बात, तो मैं थोड़ा सा इसे और एक्सपीरियंस करने दे। 9 साइकिल जब पहुंच जाएगा तो मैं फिर एक्ट कर दूंगा। ये थोड़ा निराशा हो रहा था, लेकिन फिर ये सोचते हैं अगर यार मैं भी ग्रैंड एम्पीरियर नहीं होता, ऐसे फॉर्मेशन में फंस जाता बिना नॉलेज के, तो मेरा भी सेम हाल होता। अब 9वां साइकिल शुरू हो चुका, वांगलिंग खून के उल्टी कर, क्योंकि माइंड फोर्स एग्जॉस्ट हो रहा था, नसें एकदम फूलने लगती है, लेकिन इसका माइंड कुछ भी हो
ये पेन में था, चक्कर आ रहा था, लेकिन एक चीज फील करता है कि हर 9 मेरे सांस के पास प्लेनेट का जो रोटेशन स्पीड है वो बढ़ रहा है, लेकिन 9 ब्रेथ्स में एक चेंज हो रहा है। जितना मैं इरिटेट हो रहा हूँ, रोटेशन ऐसा लग रहा है और ज्यादा तेज हो जा रहा है। मैं जितना पागलपन कर रहा हूँ उतना और बढ़ रहा है, उतना ज्यादा। जब ये सोचना मुश्किल हो रहा था क्योंकि चक्कर आ रहा था। 9 सांस ऐसे कई बार निकल, 6वें या 8वें साइकिल तक ये पहुंच चुका। ओल्ड मैन हंस रहे थे और नाडुओ भी देख रहा था, और नाडुओ भी बोलता है कि 9th साइकिल अब स्टार्ट होने वाला, बंदा पक्का मरे, तो चलते इसकी बॉडी लेकर आते। ओल्ड मैन कहते हैं, तब ये कुछ फील करते हैं और इन्हें हैरानी होती है कि फॉर्मेशन का स्पीड अब स्लो होने लगा। बोलते यार ये तो 9वां टर्न है, मतलब 9th साइकिल है और ये स्पीड कैसे कम हो रहा है। नाडुओ जो कि हंस रहा था वो भी एकदम डर जाता है। ग्रैंड एम्पिरियन जुआनलुओ जो कि अब आगे बढ़ने ही वाले थे, यार 9th साइकिल स्टार्ट हो चुका है, इसे बचाना ही पड़ेगा। जैसे 9th साइकिल स्टार्ट होता है और उसका पहला गिनती होता है, पहला सांस, वांगलिंग आंखें खोल चुका था, दिल जो होता है हार्ट स्थिर हो चुका था। ऐसा समझ में आ चुका था क्योंकि मैं बेचैन था, इसलिए ये और ज्यादा मूव कर रहा था। आंखों में जो ब्लडीनेस आ रहा था सब गायब हो जाता, एकदम शांत हो जाता है पानी की तरह। और स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।